नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री मोदी के करीबी नेता और पूर्व आईएएस ए.के. शर्मा को उत्तर प्रदेश का बीजेपी का नया उपाध्यक्ष बना दिया गया है। शर्मा कुछ महीनों पहले ही बीजेपी में शामिल हुए हैं। पिछले दिनों राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज थी कि जल्द ही योगी मंत्रिमंडल का और विस्तार किया जाएगा और ए.के. शर्मा को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिल्ली में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद इन चर्चाओं को और बल मिला था। ए.के. शर्मा के अलावा कुछ और नेताओं को भी पार्टी में नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने पार्टी के विभिन्न मोर्चों के प्रदेश अध्यक्षों की घोषणा की है, यानी बीजेपी ने अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। दूसरी तरफ विपक्ष की बात करें तो विपक्ष भी लगातार सरकार को घेर रहा है। मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कई मुद्दों पर सड़कों पर उतर चुके हैं और कोविड संक्रमण के दौरान भी सरकार की नाकामियों को लगातार उजागर करते रहे, लेकिन यह सब ज्यादातर सोशल मीडिया पर ही नजर आया। इन सब के बीच सबसे आश्चर्यजनक रवैया बहुजन समाजवादी पार्टी का सामने आया, जहां पर जो कोविड संक्रमण के दौर में जमीन में दिखी भी नहीं और ना ही इस तरह का कोई दावा पेश किया गया। ऐसे में यूपी का चुनाव दिलचस्प होगा तो क्या यूपी में 2022 में खेला होबे, इसी के इर्द गिर्द आज की हमारी 1 घंटे की चर्चा होने वाली है। तमाम मेहमान मेरे साथ होंगे, लेकिन उससे पहले आपको समझा देते हैं कि बीजेपी का मिशन 2022 क्या है। यूपी बीजेपी के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं पीएम मोदी के बहुत खास हैं ए.के. शर्मा और योगी मंत्रिमंडल में शामिल होने की लगातार इनकी अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पीएम मोदी के करीबी माने जाते हैं ए.के. शर्मा और ये माना जा रहा था कि तमाम बड़ी जिम्मेदारियां इनको सौंपी जा सकती हैं। गुजरात कैडर में 1988 में बैच के आईएएस अधिकारी हैं अरविंद शर्मा, लगातार इनको लेकर अटकलें तेज थी और इस साल जनवरी में बीजेपी में शामिल हुए थे। तभी से ये चर्चा जोरों पर थी कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये एक धुरी का भूमिका निभा सकते हैं और स्वतंत्र देव सिंह ने पार्टी के विभिन्न मोर्चों के प्रदेश अध्यक्षों की यहां पर घोषणा भी की है। आपको बताएं कि बीजेपी के उपाध्यक्ष बने पीएम मोदी के करीबी ए.के. शर्मा और ये वही ए.के. शर्मा है जो कि एमएलसी हैं। लगातार इन पर भरोसा जताया गया है संगठन की तरफ से, केंद्रीय संगठन का पूरा भरोसा था इनमें और अब प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी इनको दी गई है। मतलब संगठन के कामकाज में अब इनकी अहम भूमिका होने वाली है और इसी के चलते ये भी अटकलें पहले तेज थी लगातार कि इनको एक महत्वपूर्ण पद दिया जा सकता है कैबिनेट में, लेकिन इन सारी अटकलों पर विराम लगाते हुए संगठन की जिम्मेदारी इनको सौंपी गई है और यह कहा गया है कि आपको संगठन को और भी मजबूत करना है, बूथ लेवल तक कार्यकर्ताओं को जोड़ना है, बूथ स्तर तक आपको तैयारी करनी है। वहीं समाजवादी पार्टी की प्लानिंग क्या है ये भी आपको एक बार बता देते हैं। छोटे दलों को एक साथ लाकर चुनावी मैदान में उतरना है, यह बहुत बड़ा एक खेल तैयार किया है यहां पर समाजवादी पार्टी के सर्वेसर्वा अखिलेश यादव ने। उन्होंने तैयारी की है कि जो छोटे दल हैं उनको अपने साथ लाएंगे। बीजेपी, कांग्रेस और बीएसपी के नाराज नेताओं को पार्टी में शामिल किया जाएगा। मुस्लिम, यादव और दलितों के वोट बैंक का बखूबी इस्तेमाल अखिलेश यादव इस बार करने वाले हैं। तो मुस्लिम के साथ यादव और साथ ही जो दलितों का गठबंधन होगा उस पर बहुत ही पैनी नजर है अखिलेश यादव की। छोटे दलों को एक साथ मिलाकर वो चुनावी मैदान में उतरना चाहते हैं। बड़े दलों के साथ बिल्कुल सीधा सीधा अगर अखिलेश यादव की बात की जाए तो वो आर या पार की भूमिका में नजर आ रहे हैं, सीधा आरोप लगा रहे हैं, सीधा घेर रहे हैं। लेकिन जो छोटे दल हैं उनके साथ गठबंधन करने से, उनको अपने साथ शामिल करने से अखिलेश यादव बिल्कुल भी चूक नहीं रहे हैं। जो भी कद्दावर नेता तमाम दलों के हैं उनका खुले दिल से स्वागत कर रहे हैं और ये भरोसा दिला रहे हैं कि अगर आपने पार्टी को मजबूत किया तो निश्चित रूप से आपका ख्याल भी रखा जाएगा, जिसके चलते अखिलेश लगातार मजबूत होते जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में। और छोटे दलों को एक साथ लाने का फायदा यह होगा कि जो तमाम क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश के, तमाम जिले हैं, उनमें भी समाजवादी पार्टी धीरे धीरे मजबूत होती हुई चली जाएगी। तो ये लगातार तैयारियां एक तरफ बीजेपी कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ तैयारी समाजवादी पार्टी भी कर रही है। बीजेपी की तैयारी यही है कि कुछ ऐसे चेहरों को पार्टी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दे दी जाएं जिसके नाम पर वोट हासिल किए जा सकें, चाहे वो ए.के. शर्मा हो, चाहे वो जतिन प्रसाद हो। इन सब के आधार पर जिस तरह से ब्राह्मण वोटर्स को अपनी तरफ ले जाना चाहते हैं, वहीं समाजवादी पार्टी भी इस चीज़ से बेखबर नहीं है। वो भी ब्राह्मण वोटर्स को अपने साथ लाने के लिए पूरी तैयारी में है और इसीलिए जो तमाम छोटे नेता हैं तमाम दलीय राजनीतियों के, उनको भी अपने साथ वो शामिल कर रहे हैं ताकि किसी भी क्षेत्र के ब्राह्मणों को हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे मुस्लिम वोटर्स हों, चाहे दलित वोटर्स हों, सभी को समाजवादी पार्टी के साथ समय रहते जोड़ लिया जाए। साथ ही सरकार पर हमला करने से अखिलेश यादव चूक नहीं रहे हैं। ये एक बड़ी प्लानिंग है उनकी। वो लगातार सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि इस काल में आपने कैसा कार्य किया, कोरोना काल में आपकी जिम्मेदारियां ये थी, आपने क्या कार्य किया। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि बीजेपी का मिशन 2022 क्या है। यूपी बीजेपी के उपाध्यक्ष बनाए गए ए.के. शर्मा और योगी मंत्रिमंडल में शामिल होने की इनकी अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन इससे इतर इनको जिम्मेदारी बीजेपी में प्रदेश उपाध्यक्ष की सौंपी गई है। हमारे साथ तमाम मेहमान भी यहां पर होंगे। आपको बता देंगे कि उनसे चर्चा करते हुए हम
इसी बात पर आज फोकस रहेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में किसकी क्या तैयारी है, किस तरह से अपनी रणनीति बना रहे हैं, बूथ लेवल पर किस तरह से जाएंगे और क्या हर पार्टी ये मानकर चल रही है कि 2022 में इतना आसान नहीं होगा अपने आप को सत्ता पक्ष के लिए तैयार दिखाना। क्योंकि निश्चित रूप से चाहे कांग्रेस की बात की जाए, चाहे सपा की बात की जाए, बीजेपी की बात की जाए या बसपा की बात की जाए, ये ऐसा साल है 2022, कोई भी पार्टी नहीं चाहती है कि जब चुनाव संपन्न हो, नतीजे आए तो हम विपक्ष में बैठें। हर कोई चाहता है हम सत्ता पक्ष में रहें, हम सत्ता का सुख भोगें, क्योंकि काफी लंबे समय से इसकी तैयारी की जा रही है तमाम पार्टियों की तरफ से। और बसपा जो पहले निष्क्रिय दिखाई दे रही थी, अब वहां पर बहन मायावती ने भी अपनी पूरी जिम्मेदारियों को संभाला है, लगातार सोशल मीडिया पर सक्रिय हुई हैं और सरकार को घेरने का काम उन्होंने भी शुरू किया है। जो उनके बागी कुछ नेताओं की बातचीत हो रही थी, उस पर खुलकर वो खुद सामने आई और कहा कि ऐसी अटकलें लगाना बिल्कुल अनावश्यक है। जो भी रुष्ट नेता हैं, जो खपा है पार्टी से, इसका मतलब ये ना निकाला जाए कि दूसरी पार्टियों में जा सकते हैं। जो भी है वो पार्टी के अंदर का मसला है, कोई अफवाह न फैलाए, इस तरह की बातें मायावती की तरफ से सामने आ रही हैं। तो निश्चित रूप से अब उनको भी इस चीज का अंदाजा हो चुका है कि संगठन को कर मजबूत रखना है तो कुनबे को बिखरने नहीं देना है। तो ये बड़ी तैयारियां हर पार्टी की तरफ से की जा रही हैं। साथ ही अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस में भी तमाम जिलाध्यक्षों को लगातार फोन किए जा रहे हैं, उनसे भी लिस्ट मांगी जा रही है। हर किसी को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि आपको हर एक विधानसभा से कम 4 नाम ऐसे सुझाने हैं कांग्रेस में जो कि जिताऊ उम्मीदवार हों। साथ ही समाजवादी पार्टी का प्रबल प्रत्याशी कौन हो सकता है, बीजेपी का कौन हो सकता है, निर्दलीय कौन प्रबल प्रत्याशी हो सकता है, इनकी लिस्ट भी कांग्रेस में मांगी गई है। सीधा आदेश है प्रियंका गांधी का कि किसी भी तरह से किसी कैंडिडेट को कमजोर न समझा जाए। जो भी जीत सकता है किसी विधानसभा में, हर किसी का नाम कांग्रेस में मांगा गया है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस भी पूरी तरह से सतर्क है। और पूर्वांचल की बात अगर की जाए, जो कि गढ़ माना जाता है, पूर्वांचल में भी कई बार समीकरण सटीक नहीं बैठते हैं, तो इसलिए पूर्वांचल से ही शुरुआत अब की बार कांग्रेस ने की है। 15 जिलाध्यक्षों को जिम्मेदारी सौंपी गई, उनसे सीधी बातचीत की गई और उनसे लिस्ट मांगी गई है। तो निश्चित रूप से पूर्वांचल से शुरुआत करते हुए कांग्रेस ने यह दिखा दिया कि अब की बार बहुत ही बारीक मैपिंग के हिसाब से कांग्रेस आगे बढ़ रही है। तो ये तमाम पार्टियों की रणनीति हमने आपको यहां पर समझाई। हमारे साथ थोड़ी देर में तमाम मेहमान जुड़े होंगे, उनसे क्रमशः फिर हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर आपकी रणनीतियां क्या हैं, क्या वास्तव में 2022 में एक बड़ी चुनौती खड़ी होने वाली है। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आपको एक बार पहले मैं उनसे रूबरू करा देता हूं। सूर्या मैथिल, प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ है, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। हमारे साथ रफत फातिमा है, प्रवक्ता कांग्रेस है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। हमारे साथ तपन भारती है, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। साथ ही कपिल श्रीवास्तव, प्रवक्ता सपा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। सूर्या मैथिल, सबसे पहले आपके पास आता हूं। जिस तरह से AK शर्मा को शामिल किया गया, जतिन प्रसाद लखनऊ आते हैं, उसके बाद ये अब अटकलें लगाई जा रही हैं कि कहीं ना कहीं ब्राह्मण वोट बैंक को आप अपनी पाले में खींच रहे हैं। ये सवाल एक है। इसके साथ ही ये भी अब अटकलें लगाई जा रही हैं कि जो भी बागी नेता दूसरी पार्टियों के हो सकते हैं, आप उनका भी अब वेलकम करने के लिए तैयार हैं। आप हर तरह से चाहते हैं कि संगठन को धीरे धीरे मजबूत किया जाए। क्या तैयारियां हैं आपकी और क्या उम्मीद है आपकी 2022 को लेकर? आलोक भाई, हमारा जो लक्ष्य है वो है 350। इस बार 350 प्लस लेके आनी है। हाँ। और उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे शक्तिशाली सरकार बनानी है। हमने 303 ली थी इस बार, और इस बार 350 लेके आएंगे। और रही बात शर्मा जी की कि उनको प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया गया है, तो संगठन में उनको जिम्मेदारी दी गई है, वो संगठन को मजबूत करेंगे। एक श्रेष्ठ संगठन करता है वो, और वो जमीनी कार्यकर्ताओं से भी जुड़ रहे हैं और बहुत अच्छा कार्य वो करेंगे संगठन के विषय में। और रही बात बागी नेताओं की, तो मैं आपको एक बात बहुत ही साफ कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी में उन सभी का स्वागत है जो भारत को श्रेष्ठ बनाने के लिए तत्पर हैं, जिनके हृदय में भारत माता बसती है, जो देश सेवा करना चाहते हैं, उन सभी का स्वागत है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने में जो जो लोग योगदान देना चाहते हैं, उन सभी का स्वागत है। तो ये आपकी तैयारी है। और साथ ही जिस तरह से समाजवादी पार्टी तैयारी कर रही है, कांग्रेस तैयारी कर रही है, बसपा जिस तरह से तैयारी कर रही है, उस पर भी तो आपकी कुछ रणनीति होगी ना? देखिए, बस इन सभी पार्टियों में एक चीज बहुत ही कॉमन है। ये सभी लोग केवल जात पात की राजनीति या धर्म के आधार पर राजनीति करना चाहते हैं। जैसा कि समाजवादी पार्टी के अभी नेता उमेश पहलवान जी ने लोनी के अंदर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की, उनके ऊपर FIR हुआ है। झूठी एक वीडियो क्लिप उन्होंने वायरल करने की कोशिश करी, जिससे
प्रदेश के अंदर सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता था और कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता और सुप्रीमो के बेटे श्री राहुल गांधी जी ने उस झूठे वीडियो को ट्वीट भी किया। तो इनकी साफ मंशा है कि ये प्रदेश में पोलराइजेशन कराना चाहते हैं। ये विकास से अलग हटकर केवल जात पात और धर्म के आधार पे राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास विकास की राजनीति है, भारतीय जनता पार्टी के पास देशभक्ति की राजनीति है। हाँ। और हम उसी पे कार्य कर रहे हैं। ठीक है, रफत फातिमा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जिस तरह से आपने राहुल गांधी का भी नाम लिया कि वो बंटवारे की राजनीति करना चाहते हैं, ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाहते हैं। रफत फातिमा, जिस तरह का इन्होंने आरोप लगाया वो एक पहलू है, आप ये भी जरूर साथ में बताइए कि आप किस तरह की राजनीति करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, विकास की राजनीति या जिस तरह का इनका आरोप है ध्रुवीकरण की राजनीति? देखिए, जिस तरीके से अभी सूर्या जी बता रहे थे, इनके ऊपर से दिखाया जा रहा है कि सब कुछ बहुत अच्छा इनके खानों में चल रहा है। हाँ। लेकिन इनके अंदर क्या चल रहा है, इनके अंदर वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। कहाँ शर्मा जी को डिप्टी सीएम की बातें हो रही थी, कहाँ बेचारे को दरी उठाने के लिए लाया जा रहा है उपाध्यक्ष बनाकर। तो इनके अंदर हलचल मची हुई है। इन्होंने पूरी तरीके से जिस तरीके से फुल मैंडेट की बातें करने आएंगे और 350 से ऊपर जाएगा, लेकिन इस बार इनको जनता नकार रही है। इस बार इनको 0/0 देगी, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने जनता के लिए जो वादे करके आए थे, अच्छे दिनों के वादे करके आए थे, ये स्मार्ट सिटी बना रहे थे। आज जिस तरीके से बनारस के हाल है आपने देखे होंगे, वहाँ स्टीमर चलवाने की जरूरत है, उसको पोर्टल बना रहे थे, लेकिन उसको क्या बना दिया गया सामने नजर आ रहा है। तो इनकी बातें और इनकी कथनियों करने में बड़ा अंतर है। ये बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जिस तरीके से ये जब जमीनी हकीकत इनकी देखी जाती है तो बिल्कुल इसके विपरीत है। राहुल जी की बात तो करिए, वो सारे देश को जोड़ के चलना चाहते हैं। वो ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं चाहते, वो विकास की राजनीति है। आज जिस तरीके से शिक्षा और स्वास्थ्य की दशा है, कोरोना काल में आपने देखा होगा जिस तरीके से कोरोना में लोगों ने जनता के दर्द दुख सब सामने आ गए। आज हालात ये है कि एक एक इंजेक्शन, ऑक्सीजन, बेड और एक अंतिम संस्कार तक के लिए लोगों के पास जो है अंतिम क्रिया तक के लिए कोई सुविधा नहीं थी। तो आज हालात ये बना दिए गए कि जनता जो है बिल्कुल त्रस्त हो चुकी है। अब बड़ी बड़ी बातें करने से तो राज नहीं चलते। यूपी में देख लीजिए, आप हर जगह देख लीजिए जो हालात है। तो सूर्या जी की अपनी प्रॉब्लम है कि भाई पार्टी लेकिन इनके कानों में बहुत बंटवारा चल रहा है और ये इनकी नाव में पेड़ हो चुका है, नाव इनकी डूबने वाली है, सीधी सी बात। तो ये इस पर तो ध्रुवीकरण की राजनीति कितने दिन चलेगी? आखिर कितने दिन आप लोगों को भटकाए रखेंगे? हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, गाय, लव जिहाद, तो इससे काम नहीं चलता। जनता के बेसिक इश्यूज से बात करिए तो जनता आपको नकारेगी नहीं, लेकिन जनता मतलब अगर आपकी सरकार आती है तो आप मंदिर की बात करनी फिर आप छोड़ देंगे क्या? नहीं, मंदिर देखिए आस्था का प्रतीक है, उसके लिए बात करना छोड़ना नहीं, लेकिन जनता के बेसिक इश्यूज से हटना भी नहीं चाहिए। हाँ। भी उसके लिए आपको जो है इसके लिए जनता के मूल मुद्दे से आप भटकना नहीं चाहिए। आप जिन मुद्दे पे आए थे, अच्छे दिनों की बातें करे थे, कहाँ है अच्छे दिन? आप नोटबंदी करते हैं, आप जीएसटी लगाते हैं, आप जो है अभी कल के कन्नौज की घटना है कि जिसमें गद्दे में कीड़े निकले हैं। इतना खड़ा हुआ गद्दा था, ऊपर से अच्छे से दिखावे में जो है चादर बिछा दी गई थी। कन्नौज की घटना महिला आयोग की इन्हीं की सदस्य गई थी वहां पर, उन्होंने ये देखा निरीक्षण करने पर। तो ये हम नहीं कह रहे, ये इनकी महिला आयोग की सदस्य कह रही कि वहां पे गद्दे में कीड़े थे। तो ये आप जनता को क्या दे रहे हैं? आप जनता को इंफेक्शन दे रहे हैं। ठीक है, कपीश जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। कपीश जी, जिस तरह से बीजेपी अपनी तैयारियों की बात पहले कह रही थी कि हम विकास के आधार पर जाएंगे, लेकिन अब जहां पर पदों का बंटवारा हो रहा है, जिस तरह से जिम्मेदारी सौंपी जा रही, तो निश्चित रूप से बीजेपी को भी इस चीज का एहसास तो है कि 2022 का चुनाव इतना आसान नहीं होने वाला है। आपकी क्या तैयारी है? और जिस तरह से अखिलेश यादव ने भी प्रश्न पूछे हैं सरकार से तमाम, और वो अभी से उन्होंने शुरुआत नहीं की है, पिछले लगभग 1 सालों से वो लगातार सरकार से एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते प्रश्न पूछते आए। आपकी तैयारियां क्या है, रणनीति आपकी क्या होने वाली है? देखिए आलोक भाई, 2 चीजों से तैयारियां होती हैं। एक तो इस बात की कि आप सकारात्मक रूप से राजनीति अगर करना चाहते हैं तो आप विकास की बात को केंद्र में रखिए, और दूसरी चीज ये कि अगर आप विकास की बात करना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो है, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जिस तरीके से ये सत्ता में आते हुए जो विनाशकारी लीला खेली गई है उसको आप जनता के सामने उजागर कीजिए, क्योंकि दोनों ही सकारात्मक राजनीति के पार्ट हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि ये दोनों सकारात्मक राजनीति के पार्ट नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। तो समाजवादी पार्टी अपने संगठन को तो मजबूत कर ही रही है। वो तो आपने देखा होगा, विभिन्न दल के बड़े नेता जो कहलाते थे उन्होंने कहीं ना कहीं हमारी पार्टी में विश्वास जताया है, हमारी विचारधारा में विश्वास जताया है, और बिना किसी शर्त के वो हमारी पार्टी में
और पूरी मंशा के साथ कि वो राजनेता है तो राज्य की अच्छी नीति के लिए हमारा साथ देंगे और जनता की सेवा करेंगे। हाँ। दूसरी चीज मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि देखिए, हम लोगों ने समय समय पे भारतीय जनता पार्टी को उनके संकल्प पत्र की याद दिलाई, और संकल्प पत्र का एक भी वादा अगर पूरा होता हुआ दिख रहा हो तो मैथिल जी बैठेंगे, मैं स्वीकार कर लूंगा कि इनकी बहुत अच्छी चल रही। बहन रफत फातिमा ने अभी बहुत सी चीजें गिनाई, उसे मैं गिनाना नहीं चाहता, लेकिन मैं ये जरूर पूछना चाहूंगा कि आपके संकल्प पत्र में एक जो सबसे बड़ा वादा जो हमारे समझ से आप बेरोजगारी का है, उसमें आपने ये कहा था कि हम 4 लाख लोगों को सरकारी नौकरी उत्तर प्रदेश के युवकों को देंगे, लेकिन आप उत्तर प्रदेश के युवकों को आप नौकरी नहीं दे रहे थे। सबसे बड़ी बात तो ये कि आप उत्तर प्रदेश के युवकों को नौकरी कहाँ दे रहे थे, और आपको अगर 5वें साल में चले गए तो लगभग 16 लाख से 20 लाख आपको सरकारी नौकरी निकालनी चाहिए थी जो आपके संकल्प पर वादे थे। तो आपके 1 लाख भी रिक्रूटमेंट नहीं कर पाया, बल्कि जो हम लोगों ने किए थे उस रिक्रूटमेंट को आप अपने में जोड़ करके 3, साढ़े 3, 4 लाख बता देते हैं। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि अगर तथ्य के साथ बैठिए, आप सरकार के प्रवक्ता हैं तो आंकड़ों के साथ बैठिए और बात कीजिए और बताइए कि कब आपने कौन सी अधिसूचना जारी की, कब आपके किस डिपार्टमेंट ने उसके वेतन के भुगतान के लिए स्वीकृति प्रदान की, और कब आपने आंकड़े जारी किए, और कब आपने ले लिए, और कब आपने जारी करा दिए। क्योंकि ये 4-5 प्रावधान होते हैं ना भाई सरकारी नौकरी देने के, ये हमें बता दें, आप आंकड़े के साथ बैठ जाए। दूसरी चीज मैं ये कहूंगा कि रावण राज्य के वादा के साथ इन्होंने जो रावण राज्य स्थापित किया, मदिरा राज स्थापित किया, जंगल राज स्थापित किया, गुंडा राज स्थापित किया, वो तो किसी से छुपा नहीं है। आपने इस बात को देखा ही होगा कि एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि 7.50% जीनियस क्राइम बढ़ गए उत्तर प्रदेश के अंदर। जो महिलाओं और बच्चों के प्रति होने वाले अपराध है उसमें देश में नंबर 1 है हमारा भारत। और इस समय तो आप देख रहे होंगे कि आर्थिक अपराध के मामले में 25%, और जो हमारे ये साइबर क्राइम से ये 35% बढ़ गए हैं। आपने देखा होगा कि पिछले 4-4.5 सालों में योगी सरकार से मदिरा राज स्थापित कर दी है, और इसमें विभिन्न मदिरा पान जो हुए 7 बार ऐसे क्राइम सामने आए हैं जिसमें 100 से ज्यादा लोगों की मौत, यानी कि 100 हर में यानी 750 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई। उसके बाद भी ये लगाम नहीं लगा पाए, यानी घाट के 3-5 इनकी आबकारी नीति साबित हुई है। तो ये हर तरीके से विफल है। कोरोना काल के अंदर जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि ये जीनोसाइड कर रहे हैं, जिस तरीके से इन्होंने कहा कि राम भरोसे इन्होंने प्रदेश चला रहे हैं, तो सारी बातें सामने है। तो केंद्र और प्रदेश सरकार पूरी तरह से विफल साबित हुई है, चाहे ये नौकरियों को देखते के आंकड़े रहे हो, चाहे बेरोजगारी के आंकड़े रहे हो, चाहे जीडीपी के आंकड़े रहे हो, तो कहीं से भी ये विफलता ये छुपा नहीं सकते। और ये इन्होंने कथित रूप से हिंदूवादी सरकार चलाई इस उत्तर प्रदेश के अंदर, तो ये जवाब भी तो जनता को देना पड़ेगा कि जो आपने रामनामी चादर जो है वो शवों पर से खींचे हैं, जो विभिन्न नदियों में 2000 से ज्यादा शव जो हिंदुओं के रहे उनकी अंत्येष्टि प्राप्ति नहीं हुई, और कुत्तों से नोट खिलवाया है, तो उसकी भी तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और जो हमारे किसान भाइयों को आप बाकायदा बैठाए हुए हैं करीब 6 महीने से, और 400 से ज्यादा की शहादत हो गई है, उस पर भी आपको बात कहनी पड़ेगी। और बहुत अच्छा हम लोग की जो कमेटियां है उसको आप तरह चुनाव में देख ही लिए हैं कि इनको विभिन्न हम लोगों ने जो मंदिर तीर्थ के स्थान और जिला माने जाते हैं तो वहां पे भी रोकने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है। तो समाजवादी पार्टी पूरी तरह से मुतमईन है कि जनता का साथ इस बार हमारे साथ है, क्योंकि जो हमारी विकास परक सरकार अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में चली थी, जिन कामों को इन्होंने अपने नाम करने की कोशिश की है वो भी जनता जान रही है। तो इसलिए योगी सरकार पूरी तरीके से निकम्मा साबित हुई है। इसे 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता बाहर का रास्ता दिखा देगी। बिल्कुल ठीक है। तपन भारती हमारे साथ लगातार जुड़े। तपन भारती, आपने तीनों पार्टियों का पक्ष आपने सुन लिया, आपको क्या लगता है कि जब 2022 का चुनाव होगा उसमें एजेंडा क्या रहने वाला है? विकास एजेंडा रहेगा? कोरोना काल में सरकार की जो सफलता है असफलता है इनके बीच का जो जोड़ घटाव है ये एजेंडा रहेगा, या जो जातीय समीकरण साधने की लगातार हर पार्टी कोशिश कर रही है ये एजेंडा रहेगा? आपके हिसाब से क्या होने वाला है? देखिए, मैं तो 1980 से चुनाव कवरेज करता रहा हूँ जी। 1980 में जब अखबार में मैंने काम शुरू किया था उस समय मैंने देखा था कि लोकतंत्र में एक आदमी 3 या 5 एक ही उम्मीदवार को 5 वोट देता था। लोकतंत्र में ट्रांसपेरेंसी बहुत बढ़ गई है, अब एक आदमी एक ही वोट देता है। और लेकिन अभी जो मैं देख रहा हूँ, आपको मैं बहुत हाल 4.5 साल पहले की बात याद दिला रहा हूँ। मोदी जी ने नवंबर के महीने में नोटबंदी लागू किया और मार्च अप्रैल में यूपी में चुनाव हो गया। नोटबंदी का इतना इम्पैक्ट पड़ा, यूपी में इतनी चर्चा हुई, जनता ने कहा कि ये तो कायाकल्प हो गया, ऐसा प्रधानमंत्री देश को कभी नहीं मिलेगा। नोटबंदी से तो देश का नक्शा बदल गया, आर्थिक हालत सुधर जाएगा, जनता में
और जितने भी नोटबंदी के विरोध करने वाले थे उनको वहां पर दोषारोपित किया गया। नतीजा क्या हुआ कि बीजेपी की झोली में 2/3 से ज्यादा सीटें चली गई। तो अभी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये जून का महीना है, अभी 7-8 महीने दूर है चुनाव। इस बीच में कौन सी पार्टी कौन सा गुल खिलाएगी, खास करके सत्तारूढ़ पार्टी जो होती है अंतिम क्षण में कुछ अचानक कुछ राजनीतिक फैसले करती है, जिससे जो फैसले होते हैं उसका चुनाव पर बहुत असर होता है। मोदी जी के दिमाग में क्या चल रहा है, योगी जी के दिमाग में क्या चल रहा है, हमें नहीं पता है। बेसिकली मैंने गौर किया कि योगी जी को कई कारणों से वो प्रधानमंत्री के पसंदीदा उम्मीदवार थे, बहुत सारी चीजें थी, लेकिन शर्मा जी को डिप्टी सीएम बनाने के नाम पर थोड़ा सा खटपट हुआ और उसको खैर किसी तरह आपसी समझौते के तहत उनको उपाध्यक्ष बना दिया गया। उपाध्यक्ष बनाना ही योगी की मजबूती का एक बहुत बड़ा संकेत है। योगी जी का कुछ ग्राफ जो नीचे गिरा उसे हॉस्पिटल और जिलों का दौरा करके उन्होंने कंपनसेट किया, लेकिन मैं किसी भी दृष्टि से मैं देख रहा हूं कि विपक्ष में समाजवादी पार्टी पिछले 1 साल से जिस तरह सक्रिय है और लगातार दूसरे दलों से नेताओं को लाने का प्रयास कर रहे थे, मुझे बीजेपी के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी जो सक्रिय दिखी वो समाजवादी पार्टी है। अभी हाल फिलहाल भी समाजवादी पार्टी का एक्टिविटी बढ़ गया है। बीजेपी को घबराहट है तो केवल समाजवादी पार्टी से। बीएसपी कोशिश कर रही है, लेकिन बीएसपी की आदत रही है हमेशा प्राय अकेला चुनाव लड़ने के। इतिहास पिछला जितना भी इतिहास पलट के देख लीजिए, बीएसपी कभी भी कई दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ना पसंद नहीं करती है। लेकिन समाजवादी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस की कोशिश है कि छोटे छोटे जो दल हैं उनके साथ समझौता हो जाए। खास करके इनकी निगाहें वैश्य समाज पर है, वैश्य समाज का बहुत बड़ा प्रभाव है। यही कारण है कि मौर्य जी डिप्टी सीएम के पद पर टिके हुए हैं, क्योंकि उनके भरोसे बीजेपी वैश्य समाज में अपनी पकड़ बनाए रखना चाहती है। यही काम समाजवादी पार्टी भी अपने बेस को मजबूत करने का प्रयास कर रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा जो माइनस पॉइंट है, जब भी उसकी सरकार आती है तो एक ही जाति के लोग, मैं जाति का नाम नहीं लूंगा, एक ही जाति के लोग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, थानेदार, डीएसपी सभी पदों पर दिखते हैं। ये जो यदि अखिलेश यादव इस आरोप को खंडन करने में या इसकी सफाई देने में कामयाब होते हैं तो शायद उनका आधार बढ़ जाएगा। तो दूसरा है कि दलित और मुस्लिम का जो गठजोड़ है, वो पिछली बार नो डाउट कि बीजेपी को मुस्लिम समाज से वोट मिला, खास करके महिला मुस्लिम से मिला। क्या बीजेपी को इस बार मुस्लिम वोट मिलेगा? यदि मुस्लिम वोट का परसेंटेज घटता है तो बीजेपी के लिए सोचने का विषय होगा कि वो उनकी सीटें घटेंगी। तो बस कुछ इंतजार कीजिए, 2 या 3 महीने बाद तस्वीरें साफ होंगी। अभी कश्मीर पर भी बहुत महत्वपूर्ण फैसला आने वाला है केंद्र सरकार का। कश्मीर का भी कोई ऐसा महत्वपूर्ण फैसला होता है वो यूपी की राजनीति को भी प्रभावित करेगा, क्योंकि हम अक्सर धर्म या राष्ट्रीयता के नाम पर इंटेंशन को देखकर बिल्कुल ये आपने यहाँ पर सटीक आपने बात कही कि अगर वहां पर कुछ इस तरह का फैसला लिया जाता है जिससे कि कहीं ना कहीं किसी एक वर्ग को या किसी एक धर्म को लगे कि नहीं हमारी सरकार बैठी हुई है तो उसका फायदा मिलेगा, उसका उत्तर प्रदेश के चुनाव पर असर पड़ेगा। बिल्कुल। कपीश जी, आप कुछ बीच में कहना चाह रहे थे, बोलिए। जी, मैं केवल अपने राजनीतिक विश्लेषक की एक बात का जवाब देना चाहता हूँ। बाकी हर आदमी अपने चश्मे पे बातें करता है, क्योंकि उन्होंने हमारी पार्टी को आरोपित किया है, तो ये हमारे अधिकार है कि हम उस बातों को कहें। पहली बात तो इन्होंने ये जो कही है कि समाजवादी पार्टी एक जाति विशेष को जब सत्ता में आती है तो ज्यादा अधिकार देती है और वो प्रशासन और थाने पे दिखे जाते हैं। तो तपन जी, काइंडली रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहें तो उत्तर प्रदेश में तमाम थानों की लिस्ट मंगा करके देख लें। मैं आपको गोरखपुर की दे सकता हूँ। यहाँ 16 थाने ऐसे हैं जो योगी जी के जाति के लोग चला रहे हैं। तो आपको मैं क्या कहूँ, ऊपर से नीचे तक टीम 9 से लेकर टीम 11 तक मिला लीजिए कि किन किन लोगों की जाति इस समय बोल रही है। और अभी आपको बता दें, गोरखपुर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पदों पर नियुक्ति हुई, सिद्धार्थनगर में हुई। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि इलाहाबाद और बनारस में भी हुई है। तो जरा आप देख लीजिएगा कि सरकार के 2 जाति विशेष के लोगों का किस तरीके से भरा गया है। क्या अन्य जातियों के लोगों में उतनी योग्यता नहीं थी कि वो वहां पर आए होते? और अभी आपने देखा कि सिद्धार्थनगर के अंदर किस तरीके से
शिक्षा मंत्री जो हमारे प्राथमिक हैं द्विवेदी जी, उनके भाई को नौकरी दे दी गई थी और वो भी EWS के कोटे से दी गई थी। तो ये क्या किसी से छुपा है? क्या उन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट नहीं बनाए थे? क्या उन्होंने इस्तीफे नहीं दिए? आखिर क्यों, कैसे उनका हो गया था? तो ये सारी भी चीजें हैं। आप राजनीतिक विश्लेषक हैं तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन मैं जरूर इतना जरूर कहना चाहूंगा कि किसी पे आक्षेप लगाने से पहले वर्तमान की सरकार को जरूर देख लेना चाहिए, क्योंकि हमें जो है इस समय कार्यभार जनता ने नहीं सौंपा, हमें निगरानी सौंपी है और उन्हें कार्यभार मिला है। तो सूर्य मैथिल, आप लगातार बीच में कुछ अपनी बात को कहना चाहते थे। जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि ध्रुवीकरण की राजनीति आप कर रहे हैं, कोरोना काल में आप पूरी तरह से फेल हो चुके हैं और राजनीतिक समीकरणों के हिसाब से ही अब आप जातीय समीकरणों को सेट करना चाहते हैं, क्योंकि आपको अच्छे से मालूम पड़ चुका है कि काम आपने किया नहीं। इस तरह के आरोप विपक्ष आप पर लगातार लगा रहा है। आलोक भाई, मेरा आपसे निवेदन है कि दोनों ही प्रवक्ताओं के जो उन्होंने प्रश्न उठाए हैं, जो आरोप लगाए हैं, उनका मैं बिंदुवार उनको जवाब देना चाहूंगा। मेरे को निवेदन है आपसे कि आप मुझे समय दें। हाँ। और मेरा निवेदन दोनों से है कि जिस प्रकार मैंने किसी को भी बीच में नहीं टोका, कोई भी मेरे को बीच में ना टोके। अपनी बात बाद में आप कह सकते हैं। सबसे पहले मैं बहन फातिमा जी के ऊपर आता हूं। उन्होंने बहुत सारी यहाँ बातें कही। उन्होंने कोरोना पे प्रश्न उठाया, ध्रुवीकरण की राजनीति की बात कही, उन्होंने मंदिर मस्जिद गाय की बात कर दी, उन्होंने राष्ट्रवाद की बात कर दी, उन्होंने कहा अच्छे दिन कहाँ है। तो मैं अपनी बहन को बताना चाहता हूँ, सबसे पहले तो कोरोना की बात पे आ जाता हूँ कि कोरोना में उत्तर प्रदेश की सरकार भारत के अंदर अकेली ऐसी सरकार है जहां पर की इंटरनेशनल जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने उत्तर प्रदेश सरकार को एक इतना बड़ा प्रशंसनीय पत्र दिया, क्योंकि 75 डिस्ट्रिक्ट और 97,000 गांव, इन सभी के अंदर जिस प्रकार से योगी की सरकार ने स्वास्थ्य मॉडल अपनाया और घर घर जाकर संक्रमण की जांच की और जहां भी संक्रमित व्यक्ति मिला उनको कोरोना किट दी गई, ये अपने आप में ऐतिहासिक है और इसकी प्रशंसा प्रधानमंत्री जी ने भी की और इंटरनेशनली भी हुई, पूरी पूरी प्रशंसा हुई। अब उसका ध्रुवीकरण की राजनीति पे आ जाता हूं। तो ध्रुवीकरण की राजनीति जो है वो भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं करती। सदैव भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकास की राजनीति की है। आप लोग ही ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, क्योंकि जब जब कांग्रेस सत्ता में रही है उन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की है। आपके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा था, ऑन रिकॉर्ड कहा था कि देश के संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। इस बहुसंख्यक देश के अंदर सबसे पहला अधिकार यदि अल्पसंख्यकों का है तो इसको ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा। उसके बाद आपके खुद के कद्दावर नेता जो कि राहुल गांधी जी के बहुत ही प्रिय हैं, दिग्विजय सिंह जी ने क्या कहा था चैट में, इनकी रिकॉर्डिंग जो वायरल हुई कि यदि कांग्रेस आती है तो वो 370 को लागू करेगी पुनः। देश के मुकुट पर कश्मीर के अंदर 370 का एक दाग था जो हर भारतवासी को चुभता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस 370 के दाग को ढोया और कांग्रेस की मंशा पुनः है क्या कि वो 370 को लाएगी। मैं यहाँ पे फातिमा जी से पूछना चाहूंगा क्या इसको समर्थन करती है अपने नेता का कि नहीं। अब मैं आ जाता हूं हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र कपीश भाई के साथ में। कपीश भाई ने बहुत सारी बातें कही। उन्होंने कहा संकल्प पत्र को हम लोगों ने लागू नहीं किया। अरे भैया, आप किस दुनिया में रहते हैं? भारतीय जनता पार्टी पे तो ये आरोप लग रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी देश के संविधान का पालन नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी तो अपने संकल्प पत्र को लागू कर रही है, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे वो CAA का मुद्दा हो, चाहे वो नागरिक अपना जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात हो, चाहे वो अंत्योदय की बात हो, चाहे वो विकास की बात हो, हम सभी चीज लागू कर रहे हैं। इन्होंने कहा बेरोजगारी की बात। तो मैं इनके अपने मित्र को एक सर्वे रिपोर्ट बताना चाहता हूं जो आंकड़ों की बात कर रहे थे। एक मॉनिटरिंग एजेंसी है देश के अंदर, उसका नाम है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, CMII। उन्होंने अभी कुछ दिन पहले आंकड़े जारी किए थे। उन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी की सरकार 2012 से 2017 के बीच में प्रदेश के अंदर 1.5 लाख सरकारी नौकरियां दी गई, जिनके अंदर जातिगत आधार पर सबसे ज्यादा घोटाला हुआ और सबसे ज्यादा यादवों को वहां पर नौकरी दी गई, चाहे वो PCS हो, चाहे वो आपका गन्ना अधिकारी हो, चाहे वो आपका टीचर्स हो, कोई भी नौकरी है वहां पे सभी में सिर्फ यादव और मुसलमानों को प्रभुत्व दिया गया। उसके बाद 2007 से 2012 के बीच में बसपा की सरकार में केवल 91,000 सरकारी नौकरियां दी गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 2017 से अब तक
हम लोगों ने 4 लाख सरकारी नौकरियां दे दी हैं और ये हम एक इतिहास है उत्तर प्रदेश की आपके इतिहास में हाँ सरकार नहीं इतिहास में एक रिकॉर्ड है कि 4 लाख सरकारी नौकरियां दी गई और कोई भी सरकारी नौकरी कोर्ट में जाकर पेंडिंग नहीं हुई। जिस प्रकार से इनके यहाँ पे धांधले हुई थी, धांधलेबाजी हुई थी, लूप होल्स हुए थे, जिस पर हाईकोर्ट ने रोके लगाई। ठीक। अब मैं आया था रोजगार के मुद्दे पे, तो ये रोजगार की बात कर रहे हैं, तो प्रदेश की सरकार ने रोजगार के विषय पर किस प्रकार से प्रदेश के लोगों को लाभ पहुंचाया है वो भी बताना चाहूंगा कि इन्होंने एक रिपोर्ट जो जारी की थी उसके अंदर अभी 1 मार्च तक की जो डेटा दिया उन्होंने, प्रदेश के अंदर 4.91% की बेरोजगारी दर बताई गई थी। और जब 2017 से पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी और समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस समय प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा दर थी 16.9% बेरोजगारी की दर थी। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जब कोरोना काल के बाद यही दर पहुंच गई, 2 महीने में बढ़ गई 6.9%। उसके बाद आपको मैं बताना चाहूंगा देश की उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति जो इनकम थी वो समाजवादी पार्टी के राज में 45,000 रुपए होती थी, आज की डेट में 95,900 है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है उस समय में 1,25,000 करोड़ से ज्यादा का गन्ना किसानों का जो था बकाया था, आज की डेट में प्रदेश के अंदर मात्र 15,000 करोड़ रुपया गन्ना बकाया है। आज के डेट में प्रदेश की जो स्थिति है वो कहां है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बहुत बड़ा पॉइंट मिस कर रहे हैं आप लोग। अभी प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून योगी सरकार लाने जा रही है। प्रदेश के अंदर जो भी कोई, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, यदि 2 बच्चों ज्यादा पैदा करेगा उसको सरकारी सहायता बंद कर दी जाएगी। ये हम लोग विकास की बात कर रहे हैं, हम जाति की बात नहीं करते, उत्तर ले लेते हैं बात नहीं करते। लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग झूठी जब वीडियो वायरल करते हैं और उस वीडियो के ऊपर पप्पू गांधी उसको ट्वीट करता है, झूठे ट्वीट को, तो ये बहुत शर्मनाक है, बहुत निंदनीय है। प्रदेश की आबो हवा को मत बिगाड़िए, विकास की बात कीजिए, धर्म की राजनीति मत कीजिए हमारे साथ। चलिए ठीक है, बोले कबीर जी। अब देखिए मैथिल साहब को आपने 15 मिनट दे दिए, अब मैं इनका जवाब दे रहा हूँ। आता हूँ मैं संवैधानिक चीजों से ही शुरू करूंगा, इसलिए कि संविधान का अच्छा ज्ञान आपको दी, आप समझ सकेंगे बात। देखिए अभी ये 370 की बात कर रहे थे, मैं दिग्विजय जी के बयान पे नहीं कह रहा, मैं 370 पे कह रहा हूँ। 370 को ये कह रहे हैं कि यहाँ पे इनकी सरकार ने हटा दिया, हम ये कहते हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं, इसलिए कि 370 दो और 370 3 हटी है, 370 नहीं हटी है। अगर ये 370 संविधान से हटा देंगे तो कश्मीर भारत का पार्ट ही नहीं रह जाएगा। तो पहले इनसे कहिए कि संविधान पढ़े और उसके बाद डिबेट पे बैठा करें। ये शब्दों की बाजीगरी मत कीजिए, ये शब्दों की बाजीगरी मत कीजिए, यहाँ पर बैठकर सच को सच कहने दीजिए। और देश की जनता अंधी नहीं है, उनको सब पता है। 60 साल तक आप इस देश के संविधान को कहाँ माने? आप तो अपने नागपुर के कार्यालय पर झंडा तक नहीं रह रहे थे। मेरी बात भैया, हमें संविधान वो पढ़ाएंगे जो निर्दोष राम भक्तों के ऊपर गोली चलाने वाले हैं। चलिए ठीक है, ठीक है। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार कबीर जी मैं आपके पास आऊंगा, आप अपनी बात को यहाँ पर रखिएगा पूरी तरह से। जिस तरह से बीजेपी का ये कहना है कि हमने विकास किया है लेकिन यहाँ पर विपक्ष को विकास दिखाई नहीं देता, लगातार अफवाह फैलाई जाती है। वक्त छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। ये है प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। पापा को मम्मी को, दादा को दादी को, चाचा को चाची को, मामा को मामी को, कोरोना को। जिस तरह से बीजेपी का यह कहना है कि जितने भी आरोप हम पर लगाए जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अफवाह है, हमने काम किया है, जो हमारा घोषणा पत्र है हम उस पर अमल कर रहे हैं, उस पर हम बिल्कुल भी हटे नहीं हैं, जो वादे किए थे वो वादे हमने करके निभाए हैं। लेकिन विपक्ष हमको जानबूझकर बदनाम करता है। आपका इसमें क्या कहना है? क्या आप जनता को जाकर ये चीज समझा पाएंगे जो आप यहां पर बोल रहे हैं? क्या आप जनता को उन आंकड़ों के आधार पर यह साबित कर पाएंगे कि नहीं देखिए सरकार ने कहा कुछ था, सरकार ने किया कुछ है? देखिए सिलसिलेवार मैं चीजें को कहूंगा और मैं समझता हूं कि हमारे मैथिल भाई भी हमें वैसे ही सुनेंगे जैसे हमने इनको सुना 15 मिनट तक। मैं तो एक चीज ये कह रहा हूं कि भाई देखिए इन्होंने बात शुरू की थी,
5 का 15 मत बनाइए। अरे मैथिल जी पहले इनको बोल तो लेने दीजिए एक बार। 5 का 15 तो मत बनाइए कम से कम। सूर्या जी पहले इनको बोलने तो दीजिए, क्यों झूठ बोल रहे हैं? लड़ने लग जाते हैं तो बोलने दीजिए पहले उनको। अरे हमारे मित्र, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए हमारे मित्र ने जो है जब अपने योगी सरकार के कोविड की बात में इन्होंने बातें रखी तो उन्होंने WHO तक चले गए। मैं तो एक चीज कह रहा हूँ, WHO पे आपको इतना भरोसा है तो WHO तो चीन की भी तारीफ कर रहा था, उस समय आपको भरोसा क्यों नहीं था? और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि उनको छोड़िए, जो आपको आईना इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिखाया कि आप अनुच्छेद 21 का वायलेशन कर रहे हैं और आप जीनोसाइड कर रहे हैं, राम भरोसे यहाँ की स्वास्थ्य चिकित्सा चल रही है, तो ये सब कौन देखेगा? और यहाँ तक कि आपको सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने तो ये भी कहा है कि जो नदियों में लाशें मिल रही हैं, क्या वो पहले से नहीं आ रही है? वो तो नदियों में लाशों का तो जो बताया, आप बार बार प्रश्न उठाते हैं, उसको मुद्दा बनाते हैं, वहां भी तो हाई कोर्ट ने बोल दिया कि ये तो रीति रिवाज है। हाई कोर्ट ने बिल्कुल नहीं कहा, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सॉरी मैं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, मेरे पास तथ्य है। क्या बात करते हैं? अरे दादा मैं डेट बता देता हूँ आपको। अरे दादा मैं झूठ बोलेंगे, कैसे चलेगा? आप मुझे बताएं। हम बता देंगे। एक सेकंड रघु बात में कुछ कहना चाह रही है क्या? 5 मिनट मांगा था, बीपी बढ़ा ली, हम तो अभी तक बोल ही नहीं पाए। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब की सूर्या जी सुनिए दो। यू आर स्पीकिंग विद नो कपीश जी एक जरूरी सवाल की तरफ, कपीश जी एक सेकंड, सूर्या मैथिल एक सेकंड, ठीक है रुक जाइए ना। अरे सुन तो लीजिए सूर्या जी, ठीक है। अरे सूर्या जी अभी अब आप इसको पढ़ रहे हैं, फिर आप इसका अनुवाद करने लग जाएंगे। रुकिए ना एक सेकंड, रुकिए होना चाहिए, इस पर रिसर्च होनी चाहिए। नहीं ठीक है सूर्या जी, ठीक है एक सेकंड। अरे सूर्या जी रुकिए, तो आप तो नॉन स्टॉप बोलने लग जाते हैं, झूठी अफवाहें फैलानी होती है। अरे ठीक है रुकिए सूर्या जी, एक सेकंड। अरे ठीक है सूर्या जी सुनिए तो। उस पर झूठी बातें फैलाते हैं। आप इतना तेज बोलते हैं कई बार कि फिर आपको सुनाई नहीं देने लग जाता है, आप इतना तेज बोलने लग जाते हैं। झूठी वीडियो फैलाते हैं। एक सेकंड सूर्या जी सुनिए तो। सूर्या जी एक सेकंड, कपीश जी एक सेकंड, सूर्या जी सुनिए तो। सूर्या जी हमारे बीच में एक महिला प्रवक्ता भी है। एक सेकंड ना सूर्या जी सुनिए तो, हमारे बीच में एक महिला प्रवक्ता भी हैं, वो तब से अपनी बात को बोलना चाह रही हैं। एक बार पहले उनकी बात को भी यहाँ पर थोड़ा सा सुन लेते हैं। बोलिए अब रफत। मुझे तो हंसी ये आ रही आलोक जी के सूर्या जी जा रहा हूं मैं आपके पास। गिनाने में इतना गुस्सा, इतना पसीना इनकी उपलब्धियां गिनाने में आ गया है, तो इसकी नाकामी में क्या हालत होगी? ये नाकामियां जब गिनाने लगेंगे अपने, इनकी नाकामियों की एक लंबी लिस्ट है। इनके खुद विधायक सांसद ने लेटर लिख के कोरोना काल में मदद मांगी है। कौशल किशोर जी ने बताया कि उनके भाई की डेथ हो गई, ब्रिजेश पाठक जी ने लेटर लिखा है। इसका क्या जवाब है इनके पास? आंकड़े छुपाने में ये माहिर है, टैक्सी लाशों पर से आराम नामी ही नहीं उतार रही है। किस तरीके से अपनी जो उपलब्धियां गिरा रहे, पीठ तक सफा रहे, शर्म नहीं आ रही इनको। जिस तरीके से जनता के दुख बोल रहे पूरे कोरोना काल में हमने देखा है। जमीनी हकीकत ये है कि अपनी उपलब्धियां गिनाने में भूल जाते कि जनता का दुख दर्द क्या है। सिर्फ इन्होंने जनता को सिर्फ परेशान करने वाली नीतियां लाए हैं और इन्होंने कुछ नहीं दिया है। आज ये अपनी पीठ खुद सब कपाते हैं और तो ये पेपर में बड़े बड़े विज्ञापन दे के बताते कि हमने ये कर डाला, हमने वो कर डाला, जबकि आंकड़े इसके विपरीत है। बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, आज युवा ट्रेन चला रहे हैं। सूर्य जी एक सेकंड रुकिए भैया। ठीक है रफत जी, मैं आपके पास आ रहा हूं वापस। कपीश जी ने एक बहुत ही जरूरी सवाल उठाया था जब हम ब्रेक में जा रहे थे। उससे पहले कपीश जी आपके सवाल का एक बार पहले मैं यहाँ पर रिएक्शन ले लेता हूं। जिस तरह से तपन भारती आपने प्रश्न उठाया था कि जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो एक उसके साथ एक स्टैक बैक है, कि मतलब एक चीज साथ में चलती है कि जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार आती है यादवों को प्राथमिकता दी जाती है। हालांकि आपने खुलकर नाम नहीं लिया था। कपीश जी ने इसमें यह उत्तर दिया कि ये पुरानी बातें हैं,
अब मौजूदा सरकार की भी बात करेंगे तो तमाम ऐसे पद भरे गए हैं जिसमें एक विशेष जाति के लोग भरे गए हैं। इसमें आप क्या उत्तर देंगे, क्योंकि इनका यह कहना है कि अगर समाजवादी पार्टी की आप बात करते हैं तो विश्लेषण में कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार की भी बात होनी चाहिए। तपन भारती, देखिए ये सवाल आपने 15 मिनट पहले किया था, बीच में विषयांतर हो गया। मैं देख रहा हूं कि जिस तेज माने जोर जोर से जो चिल्लाकर जो बोल रहे हैं, मुझे थोड़ी इससे टीवी चैनलों को लोग सुनने से परहेज करेंगे। सूर्या जी से मेरा निवेदन है कि शांत वातावरण में बात करें। कपिल जी भी अपने शांत वातावरण में जवाब। मैंने जो राजनीतिक विश्लेषण के रूप में कहा, मैंने कोई आरोप नहीं लगाया। कपिल जी ने कहा कि आरोप लगा रहे हैं, मैंने ये कहा कि कुछ गलतियां राजनीतिक दलों से होती है, इसका एहसास उन्हें बाद में होता है, उन्हें काफी देर से होता है। लेकिन कभी कभी, अभी मैंने कुछ देर पहले बीजेपी प्रवक्ता के मुंह से एक बहुत महत्वपूर्ण बात सुनी, और मेरे डिबेट का वो विषय है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने का यूपी सरकार ने पहल शुरू की है। ये चुनाव पर बड़ा दूरगामी असर पड़ेगा इसका, क्योंकि उसमें एक बंधन है कि दो बच्चों से अधिक यदि किसी को बच्चा है तो उसकी सरकारी जो सुविधाएं हैं छीन ली जाएंगी। जैसे बहुत सारे स्कीम मिलती है जिसमें उनको पेंशन मिलता होगा या राशन मिलता होगा, या हेल्थ में फ्री इलाज होता है 5 लाख तक का। ये बहुत बड़ी योजना लेकर योगी सरकार आ रही है। मैंने बराबर कहा ना कि अचानक बीजेपी सरकार कोई ऐसी घोषणा कर देगी ना कि सारा का सारा जो है ना वोट का डाइवर्जन हो जाएगा। जिस तरह नोटबंदी के कारण यूपी में बीजेपी की सत्ता आई, उसी तरह कोई ना कोई नया चमत्कार हो सकता है। समाजवादी पार्टी इस चीज को समझ रही है कि कहां पर बीजेपी ध्रुवीकरण करेगी, कहां वोट की राजनीति करेगी। तो स्टेप बाय स्टेप अखिलेश यादव भी काफी अब तक समझदार हो गए हैं। यदि मेरा मानना है कि मायावती और अखिलेश यादव दोनों मिल जाते हैं तो 21 और 21 42% के वोट से 40% के बीजेपी पर भारी पड़ेंगे। लेकिन मायावती जी अखिलेश यादव से हाथ मिलाएंगे ऐसी संभावना कम है। हालांकि अखिलेश यादव बुआ जी के प्रति थोड़ी नरमी दिखती है। तो कुल मिलाकर अभी हमें 2-3 महीने तक वॉच करना पड़ेगा कि सियासी हलचल क्या होता है यूपी में, और सत्ता पक्ष के हाथ में तो बहुत कुछ होता है। अच्छा, इसमें तपन जी इसमें आपका आखिर विश्लेषण क्या कहता है कि देखिए जब समाजवादी पार्टी का कार्यकाल रहा उसको लेकर जो आपने बात उठाई वो एक निश्चित रूप से जनमानस के अंदर है। क्या इस चीज से अखिलेश यादव पार पा पाएंगे, क्योंकि वो जब जनता के बीच में जाएंगे तो ये प्रश्न तो उठता है, क्या अखिलेश यादव की छवि अब इतनी मजबूत हो चुकी है प्रदेश में कि अब वो इस प्रश्न से बाहर चले जाएंगे और विकास के मॉडल को जनता के सामने अपना रख पाएंगे? देखिए, अखिलेश यादव के लिए बहुत स्वर्णिम अवसर है कि जिस तरह से कोरोना काल में बहुत सारे लोग यूपी में मरे और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की चर्चा हुई, गांव-गांव में हो रही थी कि लोगों को बेड नहीं मिल रहे हैं, इलाज नहीं हो रहा है, टेस्ट नहीं हो रहा है। यदि इस मुद्दे को समाजवादी पार्टी या विपक्ष की पार्टियां अच्छे से उठाती हैं, ये बड़ा गंभीर विषय बनेगा चुनाव में। लेकिन क्या वो कामयाब हो पाएगी या जनसंख्या नियंत्रण कानून में बीजेपी इनको घेर लेगी? तो बहुत सारी चीजें, मुद्दे समय के अनुसार बदल जाएगा। बीजेपी की रणनीति के सामने कई बार विपक्षी दल पस्त हो जाते हैं, लेकिन ममता बनर्जी का उदाहरण मैं दूंगा। बंगाल में जिस तरह से उन्होंने मुकाबला किया, तब बीजेपी ने बहुत अच्छी घेराबंदी की थी, बहुत अच्छी तैयारी की थी। हर जिले में उन्होंने एक मंत्री और बड़े बड़े नेताओं को डाला, यूपी और बिहार से नेताओं को भेजा। लेकिन क्या हुआ, ममता बनर्जी ने जो रणनीति अपनाई, मुकाबला करके निकल गए। तो अखिलेश यादव को देखना है कि क्या वो ममता बनर्जी जैसी रणनीति अपना पाएंगे या बीजेपी के जाल में वो फंस जाएंगे। ठीक है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी ने बहुत ही तार्किक विश्लेषण किया, अपना अपना पक्ष रखा और निश्चित रूप से बहुत सारी चीजें इसमें विमर्श में निकलकर सामने आई। और जो सबसे मजबूत बात यहां पर निकलकर सामने आई कि कोरोना के दौर को भुलाया नहीं जा सकेगा। इसमें पार्टियों ने किस तरह से काम किया, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, उन जनप्रतिनिधियों ने किस तरह से जनता के बीच में अपने आप को जाकर दिखाया, उनकी मदद की। यह प्रश्न जरूर जनता आपसे पूछने वाली है जब आप मैदान में जाने वाले हैं। और साथ ही जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जिस तरह से अभी बीजेपी ने कहा कि हम इसको ला सकते हैं, इसका भी दूरगामी परिणाम 2022 के चुनाव में पड़ सकता है। आप सब लगातार इसी तरह से जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।